नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। और प्रधानमंत्री के नए कार्यालय सेवा तीर्थ से जो पहली खबर आ रही है वो खबर ये है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का शक्ल सूरत बदलना चाहते हैं। कई मंत्रियों को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, कई नए चेहरे लाना चाहते हैं, कुछ महिलाओं को उसमें शामिल करना चाहते हैं, कुछ युवातर लोगों को उसमें लाना चाहते हैं, कुछ पुराने को हटाना चाहते हैं। ये सब कुछ उनका जो चार्टर्ड है सब कुछ बन के तैयार है। 9 मार्च एक तारीख है, संसद सत्र का, बजट सत्र का दूसरे चरण की शुरुआत होनी है। उससे पहले ये सब हो जाना है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल के बारे में पहले से पता लग पाना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बड़ी गंभीर तरीके से प्रधानमंत्री इस मुद्रा में लगे पड़े। उनका इरादा था सेवा तीर्थ पहुंचने के साथ ही जो लंबे समय तक उनकी कवायद बची पड़ी है मंत्रिमंडल को लेकर के, उसे पूरा किया जाए। जो मंत्रिमंडल की जो सेवा तीर्थ जो बैठे हैं वहां देखिए बड़े गिने चुने लोग रहे हैं। वहां पे गृह मंत्री अमित शाह भी नहीं पहुंचे हैं। जब वो दिखा रहे हैं, फोटो ऐप होता है, फोटो खींचने का मौका होता है, उस समय हमेशा से यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास जब पहली बार प्रधानमंत्री गए हैं तो वहां गृह मंत्री को दिखना चाहिए था, रक्षा मंत्री को दिखना चाहिए था, राजनाथ सिंह को। वो सब नहीं है। ये सब एक मैसेज जा रहा है, एक संकेत जा रहा है। प्रधानमंत्री थोड़ी जल्दी में है इस बार मंत्रिमंडल के बदलाव को लेकर के, उसके प्रभावशाली बनाने को लेकर के। तो कौन हटेगा, कौन उतरेगा, कौन जाएगा, कौन कहां किस सूरत में रहेगा, कुछ लोगों के बारे में बड़े स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है। जैसे शिवराज सिंह चौहान को, उनकी मुस्तैदी को देख के लगा जा रहा है कि वो कृषि मंत्री के तौर पे बने रहेंगे, क्योंकि बड़ा निगोशिएशन की जरूरत है। बजट के दूसरे सत्र के साथ ही पूरा मामला उछलने वाला है किसानों को लेकर। जिस तरह से राहुल गांधी ने बजट सत्र के आखिरी दिन देश भर के किसानी संगठन के लोगों से मुलाकात की है, बातचीत की है। कहते हैं अमेरिका से जो टैरिफ वाला मामला हुआ उसमें किसानी क्षेत्र को खोल दिया गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही कृषि को लेकर किसानों मैदान में आ जाएंगे। उसको कन्विंस करने के लिए, सरकार की नीति को समझाने के लिए शिवराज सिंह चौहान एक प्रखर व्यक्ति हो सकते हैं। उनको हटाने की नहीं बात है, उनके परफॉर्मेंस को बड़े कायदे से आंका गया। ठीक उसी अंदाज में जैसे नितिन गडकरी के परफॉर्मेंस को सड़क निर्माण के लेकर आंका जाता रहा, अब तक उनको हटाया नहीं गया। तमाम अटकलों के बावजूद वो यथावत बने। कह रहे इसी ढंग से शिवराज सिंह चौहान, जिसको मामा कहते हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने अपना स्थान निश्चित कर लिया कृषि मंत्री के तौर पे। और वो सुनिश्चित करने वाले हैं कम्युनिकेशन के अंदाज में कि कैसे कृषि को लेकर के सरकार की योजनाएं हैं या किसान आंदोलन अगर उभर सकता है तो उसको किस तरीके से शांत किया जा सकता है। इसमें बड़ी गंभीरता से काम चल रहा है। और कह रहे हैं मंत्रिमंडल का जब नया शक्ल सूरत देने की बात हो रही, ये 2 कुर्सियों को लेकर कहा जा रहा है, बड़ा सुनिश्चित बन। आप कह सकते हैं कि हम राजनाथ सिंह का जिक्र क्यों नहीं कर रहे रक्षा मंत्री के तौर पर, वो भी सुनिश्चित है। हम क्यों नहीं इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह भी सुरक्षित हैं, वो भी बने रहेंगे। हो सकता है ये सब बने रहे, पावर सेंटर है अपने हिसाब में। लेकिन जो अटकलों का बाजार गर्म है, उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बड़े गंभीर हैं अपने मंत्रिमंडल में युवाओं को शामिल करने को लेकर के, अपने मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को शामिल करने के लेकर के। वो अभी तक पूरी संख्या में नहीं है जो अनुपात में होना चाहिए। उम्र के लिहाज से उनका मंत्रिमंडल बुजुर्ग हो चुका है, जबकि पार्टी संगठन का आंके तो जब से नितिन नवीन को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तब से युवातर है। युवातर पार्टी और बुजुर्ग कैबिनेट मंत्रिमंडल वो कहीं से शोभा नहीं देता है। इसको लेकर कई चरणों की बातचीत हुई अंतर्निहित तौर पर। वैसे बता दूं कि मंत्रिमंडल के स्वरूप में बदलाव को लेकर चाहे जितनी भी कवायद हो ले, लेकिन ये सब अंतिम रूप लेने से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत या आरएसएस के बाकी नेताओं से विचार विमर्श होना बाकी है। लेकिन इसमें कोई ज्यादा वक्त नहीं, 5 दिन 4 दिन में तय हो जाएगा। लेकिन कहते हैं चार्टर बनाया रखा है प्रधानमंत्री ने, इस बार पूरे मिजाज में, मूड में, कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली अपने वक्ताओं को, प्रवक्ताओं को मंत्रिमंडल में जो अपनी अपनी काम को ठीक से कह पाए, उन लोगों को शामिल करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चुप रहते हैं अपने अंदाज में और काम करते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए काम करने के साथ साथ बोलने वाला है, मुखरता के साथ साथ। क्योंकि इस मामले में प्रधानमंत्री अकेले पड़ जाते हैं, हर बात में उनको अपने बोलना पड़ता है। अमित शाह काफी हद तक मोर्चा लेते हुए दिखते हैं, लेकिन बाकी मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर इस हिसाब से आंका जा रहा है। उच्च स्तरीय सूत्र का यही कहना है कि मंत्रिमंडल में बदलाव बहुत जल्दी होने वाला है, 9 मार्च से पहले होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस बात का आकलन लगा लेना कि उनके मंत्रिमंडल के बदलाव या उनके किसी अगले चरण के बारे में मीडिया को पहले खबर आ जाए, ये बिल्कुल असंभव सी बात है। लेकिन असंभव सी बात तो हो सकती है, लेकिन जिस बात की चर्चा है उससे आपको अवगत करना जरूरी है। कह रहे प्रधानमंत्री इस तैयारी पहले से उन्होंने तय कर रखा था, जब कर्तव्य पथ वाले ऑफिस में जाएंगे, जब वो सेवा तीर्थ वाले अपने पहले ऑफिस में जाएंगे, उससे पहले ये सब हो जाएगा। लेकिन तमाम व्यस्तताओं के बावजूद ये चीजें नहीं हो पाई। उनको एक अच्छे विदेश मंत्री की आवश्यकता है। बिल्कुल वैक्यूम सा पड़ा हुआ है, जयशंकर अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन वो सुषमा स्वराज के विकल्प नहीं बन पाए।
ब्यूरोक्रेट हैं, जब उन पे सीधे हमला करता है विपक्ष तो उसका सही कायदे से हिसाब किताब नहीं कर पाते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, उनकी डिप्लोमेसी और बाकी चीजों में उनका निपुणता अलग है। प्रधानमंत्री इस तरीके से भी देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण जो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। उन्होंने रिकॉर्ड टाइम तक बजट पेश किया है, तो आने वाले दिनों में उनको कैसे इस्तेमाल हो सकता है। आने वाले दिनों की बात जब मैं कह रहा हूँ, मार्च अप्रैल की बात कह रहा हूँ। चुनाव की तारीख घोषित होनी है तमिलनाडु में, उसमें निर्मला सीतारमण जैसे शख्सियत का ज्यादा इस्तेमाल कैसे हो सकता है, उसमें बात है। हरदीप पुरी को लेकर तमाम तरीके की बातें आ रही हैं। उनको कितने दिन तक रखेंगे, प्रधानमंत्री रखेंगे या क्या मोर्चाबंदी के साथ उसके साथ डटे रहेंगे, ये सब बहुत सारी चीजें तय होनी है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बदलाव की बात हो रही है, ठीक उसी ढंग की बात हो रही है। नितिन नवीन को 20 जनवरी को चुन तो लिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन बिना टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेला क्या कर सकता है, अकेले चेहरे से क्या बात बन सकती है। तो टीम क्या बनेगी, इसे लेकर के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मुख्यालय है, उसमें काफी विचार विमर्श हुआ है। आरएसएस के जरिए भी बहुत विचार विमर्श हुआ है। कहते हैं मोहन भागवत ने भी काफी संकेत दिए, काफी इनपुट दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि संघ से कुछ और लोग चाहिए संगठन, तो हम देने को तैयार हैं। क्योंकि आने वाला समय लगातार इस साल जो 6 राज्यों का चुनाव है अभी जो होने वाला है, तो अगले 60 दिन 70 दिन में, उसके बाद अगले साल जो महत्वपूर्ण चुनाव है, सेमीफाइनल है मोटे तौर पे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों का चुनाव होना है। 2027 का बहुत महत्वपूर्ण है। 2027 सेमीफाइनल कहा जाएगा 2030-29 के चुनाव को लेकर के। तो इस लिहाज से अब जो अभी ये समय तय हो जाना है कि संगठन में कैसे शख्सियत है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, संगठन को लेकर कह रहे हैं कि इसमें 33% महिला आरक्षण की बात हो जाएगी, क्योंकि 2029 में जब चुनाव में जाएगा, लोकसभा चुनाव में देश जाएगा, उससे पहले महिला आरक्षण का 33% का मामला सुलझ चुका होगा, वो लागू हो चुका होगा। इसका लागू हो चुका होगा परिसीमन का मामला काफी हद तक, कई नए जो परिसीमन नए संसदीय क्षेत्र बनने हैं उनके जरिए उन सब को लेकर के वहां जो बूथ एजेंसी है, बाकी चीजें हैं, उन नेताओं को कैसे खड़ा किया जाए। बहुत सारे नेता उपेक्षा के भाव में घिरे पड़े हैं और वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। उसमें बड़ी महत्वपूर्ण शख्सियत है कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कहा जा रहा है। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में बड़े अरमान के साथ आए थे, उनको लगा था भारतीय जनता पार्टी में उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। अब जब इस्तेमाल नहीं हुआ है, बिल्कुल शिथिल पड़े रहे, तो एक्टिविटी के तौर पर कह रहे हैं वो वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में लाए जाने के बाद उनकी अहमियत नहीं मिली है या उनका इस्तेमाल उस ढंग से नहीं हो पाया है, उनकी सक्रियता को ठीक से बुनाया नहीं जा सका है। इस लिहाज से वो सब वापसी क्रम में अपने पेरेंटिंग पार्टी में जाने की स्थिति में उनको लगता है अपने क्षेत्रीय दलों में बेहतर कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। उन सबको मनाने के लिए, क्योंकि प्रभावशाली नेता है, उन सबको बनाए रखने के लिए इस बात का दबाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर, वो जल्दी से जल्दी अपनी इस टीम को तय करें और तय करके आरएसएस से होके कराए, प्रधानमंत्री से होके कराए, या प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अपनी नई टीम को घोषित करें। तो दोनों चीजें परस्पर साथ साथ चल रही। जैसे ही मंत्रिमंडल में बदलाव का स्वरूप और शक्ल तय हो जाएगा, साथ ही साथ जो तेज तर्रार लोग सरकार में जगह नहीं ले पाएंगे उनको पार्टी में जगह दी जाएगी, क्योंकि उनका बेहतर इस्तेमाल किया जाना बाकी है। अभी 2026 के चुनाव, 2027 के चुनाव और फिर 2029 के चुनाव तक इनको ट्रैवल करना है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो नए नाम के तौर पर, प्रभावशाली नाम के तौर पर लाने की बात हो रही है, उसमें एक अन्नामलाई है कि अन्नामलाई तमिलनाडु से हैं, वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको 6 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, उससे निराश होकर, नाराज होकर वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए वहां उसकी जिम्मेदारी से खुद को क्विट कर लिया है। तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल के अलावा संगठन में जगह मिलनी बाकी है, और ये सब कुछ होना है मार्च अप्रैल से पहले, जब तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव होगा। अनुराग ठाकुर जिन दिनों भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं समय में नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिहार के अध्यक्ष बनाए गए थे, उसमें संगठन में थे भारतीय युवा मोर्चा में। अब भारतीय युवा मोर्चा के तब के अध्यक्ष अब संगठन महासचिव भूमिका में मुमकिन आ जाए। उत्तर भारत के कामकाज को देखें, उत्तर भारत की जब बात हम कह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को भी उससे ही जोड़िए। ठाकुर बिरादरी से आते हैं अनुराग ठाकुर, उसका उस ढंग से इस्तेमाल किया जाना है। उसके अलावा बहुत सारे ब्राह्मण चेहरों को इस पार्टी में लाने की बात है, एक कम्युनिकेशन देने की बात है। इसके अलावा जो यूजीसी को मामला लेकर, इसके अलावा यूजीसी के मामले को लेकर जो पिछड़े वर्ग के अंदर जो एक रोष है, गुस्सा है, उसका भी समाधान निकालने की बात है। आरक्षण कोटे के कई प्रभावशाली लोगों को केंद्रीय संगठन में ला करके एक मैसेज डिलीवरी के सेंस में उसको बढ़ाया जाना है। ये सब कुछ कहते हैं चार्टेड रूप से तैयार है। नितिन नवीन की टीम की घोषणा भी मार्च अप्रैल में हो जानी है। पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा होनी है ताकि बजट सत्र के अगले हिस्से को बेहतर तरीके से, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको निभा पाए। इस बात के लिए गहन मंथन शुरू हो गया है। एक गैप ओवर है अभी 13 तारीख से लेकर 9
मार्च के बीच में सब कुछ तय कर लेना है, क्योंकि होता है क्या, प्रधानमंत्री इतना उलझ जाते हैं, खास करके संसदीय सत्र के बीच में पार्टी और सरकार में बदलाव बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। विपक्ष जिस ढंग से हमलावर दिखता है, राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस है, उसमें तो सरकार के लिए सांस लेने की नौबत नहीं आती, सांस लेने का समय नहीं रहता है। इन सब को देखते हुए कहा जा रहा है 9 मार्च से पहले, बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल देखने को मिल सकता है। नए चेहरे देख सकते हैं, या फिर जो निपुण चेहरे हैं बेहतर जिम्मेदारी के साथ सामने दिखेंगे आपको। और संगठन में बदलाव की बात जो है, पार्लियामेंट सत्र के खत्म होने के बाद, बजट सत्र के खत्म होने के बाद वो शक्ल ले लेगा। ये बात, इस बात की तस्दीक की गई, आश्वासन दिया गया है नितिन नवीन को, या केंद्रीय कार्यालय के लोग से कह रहे हैं कि वो काम भी बड़ी निपुणता के साथ चल रहा है, बड़ी कुशाग्रता के साथ चल रहा है। वो देखना है आने वाले 2-3 महीनों के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का क्या चेहरा होता है, नया चेहरा, जिस नए चेहरे की बात की जा रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन की जो नई पारी शुरू हो गई है, वो किस टीम के साथ मैदान में सक्रिय होती है। खास करके 6 विधानसभा के चुनावों में कौन कौन से लोग, उनके कौन कौन से महासचिव, कौन संगठन मंत्री सभाएं करते हुए दिखते हैं, रैलियां करते हुए दिखते हैं, अपने प्रभावशाली वक्ता के जरिए परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। इन सबको देखने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं घोषणा का, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से होना है, सेवा तीर्थ से होना है, ऐलान होना है पीएमओ कार्यालय से, किस दिन शपथ ग्रहण की तारीख घोषित होनी है। साथ ही साथ केंद्रीय कार्यालय बीजेपी की ओर से आना है कि एक अरुण सिंह निकाले या जो भी निकाले कार्यालय प्रभारी के नाते, इन नए व्यक्तियों को पार्टी में जगह दी गई, इतने महासचिव बनाए गए हैं, ये संगठन मंत्री बनाए गए हैं, ये उप महासचिव बनाए गए हैं, बाकी लोग जो भी, इसका इंतजार कीजिए। फिलहाल हमें सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।